चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हम इस बुक की बात कर रहे हैं और इसमें है यूनिट नंबर 4, अधिगम और शिक्षण का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो अगर आप कम समय में अधिक कोर्स को रिवाइज करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x पर देख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से। सुनने पर ज़्यादा ध्यान दे, देखने की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान लिखिए। शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान लिखिए। तो कौन कौन से 4 सोपान हैं? नियोजन, व्यवस्थापन, अग्रसरण और नियंत्रण, जिसे हम प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडिंग और कंट्रोलिंग कहते हैं। प्रश्न है कि शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान लिखिए। तो शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान है नियोजन, व्यवस्थापन, अग्रसरण और नियंत्रण, जिसको हम प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडिंग और कंट्रोलिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो शिक्षण सामग्री निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। यानी कि श्रव्य सामग्री होती है जिसको हम कानों से सुनते हैं, दृश्य सामग्री वो होती है जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि शिक्षण लक्ष्यों की पहचान आप कैसे करोगे? शिक्षण लक्ष्यों की पहचान आप कैसे करोगे? तो इसका आंसर है, शिक्षण लक्ष्यों की पहचान कैसे करेंगे? तो शिक्षण लक्ष्यों का संबंध छात्र के व्यवहार परिवर्तन से होता है और इसका प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्यों से होता है। छात्रों में वांछनीय यानी कि जैसा हम चाहते हैं, वांछनीय व्यवहार परिवर्तन को विशिष्ट शब्दों के द्वारा निर्धारित कर पहचाना जाता है। तो यही होता है, यानी कि शिक्षण लक्ष्यों का संबंध छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से होता है और इसका प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्यों से होता है। छात्रों में वांछनीय व्यवहार परिवर्तन को विशिष्ट शब्दों के द्वारा निर्धारित कर पहचाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चुनाव आप कैसे करेंगे? यानी कि उपयुक्त शिक्षण युक्तियां का मतलब होता है प्लानिंग या डिवाइस। तो उसका चुनाव आप कैसे, हम शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करेंगे, चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो शिक्षण युक्तियों का चुनाव शिक्षक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि जैसा शिक्षण युक्तियों का चुनाव का चयन शिक्षक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चयन कार्य विश्लेषण और अधिगम के उद्देश्यों पर आधारित होता है। चयन कार्य विश्लेषण और अधिगम के उद्देश्यों पर आधारित होता है। अधिगम के स्वरूप के आधार पर शिक्षण युक्तियों का चयन किया जाता है। जिस प्रकार से अधिगम का स्वरूप होगा उसके अनुसार शिक्षण युक्तियों का निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, शिक्षण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कार्यों एवं प्रक्रियाओं का नियोजन करना, उपलब्ध अधिगम स्रोतों को संगठित करना और फिर उसे प्रभावशाली ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनका प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना शिक्षण प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, कार्य विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं? जिसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। यानी कि कार्य विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य विश्लेषण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पाठ्य वस्तु विश्लेषण जिसको कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, क्रिया और व्यवसाय विश्लेषण जिसको एक्टिविटी और बिजनेस कहते हैं, और इसके अलावा कौशल यानी कि स्किल विश्लेषण, स्किल एनालिसिस। प्रश्न नंबर 7, बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, उदाहरण के द्वारा बताना है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य छात्रों के समक्ष वस्तु अथवा वातावरण के प्रस्तुत करने से होता है, जिससे उनके व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि उनको हम पुरस्कार दे देते हैं, रिवार्ड, दंड देते हैं या पनिशमेंट, प्रशंसा करते हैं यानी कि प्रेज करते हैं, निंदा करते हैं यानी कि क्रिटिसिज्म करते हैं। प्रश्न नंबर 8, आंतरिक अभिप्रेरणा के 2 उदाहरण लिखिए। आंतरिक अभिप्रेरणा को कहते हैं इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन। तो इसके 2 उदाहरण बताने हैं। तो नंबर 1 है प्रगति का ज्ञान,
और दूसरा है नवीनता, और तीसरा है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को एटीट्यूड कहते हैं, नवीनता को इनोवेशन कहते हैं, और प्रगति का ज्ञान होता है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है शिक्षण और अधिगम प्रबंधन की 4 विशेषता बतानी है। शिक्षण और अधिगम प्रबंधन की 4 विशेषताएं बतानी है। तो नंबर 1, शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत का विकास किया जा सकता है, जो शिक्षण सिद्धांत है उनका विकास किया जा सकता है। नंबर 2, शिक्षण क्रियाओं का सार्थक और उपयोगी बनाया जा सकता है, जो शिक्षण क्रियाएं हैं, एक्टिविटी हैं, उनको सार्थक और उपयोगी बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, शिक्षण क्रियाओं को समन्वित रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि जो शिक्षण की क्रियाएं हैं उनको समन्वित रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षण क्रियाओं को उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के पदों में क्या क्रम है? तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के पदों में क्या क्रम है? तो क्रम है नंबर 1, पहला नियोजन, फिर होता है व्यवस्थापन, फिर होता है अग्रसरण, और फिर होता है नियंत्रण। यानी कि सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर होती है मैनेजमेंट, फिर होता है लीडिंग, और फिर होता है कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले नियोजन, व्यवस्थापन, अनुसरण और नियंत्रण, इस प्रकार से होता है। प्रश्न नंबर 11, कार्य विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? तो कार्य विश्लेषण वह कार्य है जिसमें विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री के से संबंध रखने वाली क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: पाठ्य वस्तु विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण और कौशल विश्लेषण। प्रश्न नंबर 12, बोध वर्ग के लिए 2 कार्य सूचक क्रियाएं लिखिए। बोध वर्ग के लिए, बोध को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो बोध वर्ग के लिए कार्य सूचक क्रियाएं हैं: नंबर 1, व्याख्या करना, उदाहरण देना, संकेत करना, प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करना, चयन करना। तो बोध वर्ग के लिए कार्य सूचक क्रियाएं हैं व्याख्या करना, उदाहरण देना, संकेत करना, प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करना और चयन करना। प्रश्न नंबर 13, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो अनुक्रिया अथवा व्यवहार को तीव्र करती है। किसको? अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, और व्यवहार को तीव्र करती है। इसके अंतर्गत वे सभी आंतरिक अवस्थाएं आती हैं जो किसी क्रिया को आरंभ करती है, जारी रखती है। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार प्रेरक एक विशिष्ट आंतरिक कारण या अवस्था है जो किसी क्रिया को आरंभ करने और जारी रखने में प्रवृत्त करता है। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार प्रेरक एक विशिष्ट आंतरिक कारण है या अवस्था है जो किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने में प्रवृत्त करता है। प्रश्न नंबर 14, आवश्यकता क्या है? यानी कि नीड, आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता का तात्पर्य किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति होता है, यानी कि जिसका अभाव होता है उसको पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता का तात्पर्य किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति होता है जिससे मनुष्य का व्यवहार प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, 4 शिक्षण सूत्र लिखने हैं। तो 4 शिक्षण सूत्रों में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न नंबर 16, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की किन्हीं 2 विधियों का नाम बताना है। तो शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की किन्हीं 2 विधियों का नाम बताना है। तो नंबर 1, RCEM अप्रोच, रॉबर्ट मिलर अप्रोच और रॉबर्ट मेगर अप्रोच। तो RCEM अप्रोच, रॉबर्ट मिलर अप्रोच और रॉबर्ट मेगर अप्रोच। प्रश्न नंबर 17, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 2 गुण लिखिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है जब हम MCQ टाइप का पेपर आता है, जैसे OMR सीट पे आता है, वो क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 2 गुण क्या है? ये परीक्षा वैध होती है और ये परीक्षा विश्वसनीय होती है। इस परीक्षा में परीक्षक की आत्मनिष्ठा का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम किसी बच्चे को ज़्यादा चाहते हैं और किसी बच्चे को
सोचे भी कि 1-2 नंबर मिल जाए तो नहीं मिल सकता उसको, है ना, क्योंकि हमारी आत्मनिष्ठा उससे जुड़ी हुई है। तो ऐसी आत्मनिष्ठा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये परीक्षा व्यापक होती हैं। प्रश्न नंबर 18, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार बताइए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यास्मरण प्रकार की, दूसरी प्रत्याभिज्ञान प्रकार की होती है। प्रत्यास्मरण प्रकार यानी कि रिकॉल टाइप की होती है और प्रत्याभिज्ञान यानी कि रिकॉग्निशन टाइप की होती है। प्रत्यास्मरण रिकॉल टाइप और प्रत्याभिज्ञान रिकॉग्निशन टाइप, जिसमें हम पहचान लेते हैं कि ये इसको इससे मैचिंग करना, ये इसका सही आंसर ये है, तो वो रिकॉग्निशन टाइप होती है, यानी कि प्रत्याभिज्ञान टाइप की होती है। प्रश्न नंबर 19, प्रेरक की प्रमुख प्रविधियां लिखिए। तो प्रेरक प्रेरक की प्रमुख प्रविधियां क्या है? पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, सफलता एवं असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, प्रगति का ज्ञान, नवीनता, आकांक्षा का स्तर। तो ये सभी क्या हैं? प्रेरक की प्रमुख प्रविधियां हैं। प्रश्न नंबर 20, संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कोग्निटिव डोमेन का वर्गीकरण देने वाले प्रणेता का नाम क्या है? यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष या कोग्निटिव डोमेन का वर्गीकरण किसने दिया? तो वो दिया है बीएस ब्लूम ने। प्रश्न नंबर 21, बहुमाध्यम उपागम यानी कि मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है? मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है? तो वह उपागम या वह अप्रोच जिसमें सूचना या विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए 2 या 2 से अधिक माध्यमों यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा मीडियम, विषय वस्तु, टेक्स्ट, चलचित्र के अंश जिसको वीडियो फुटेज कहते हैं, ध्वनि और संगीत यानी कि साउंड और म्यूजिक आदि का प्रयोग किया जाता है, बहुमाध्यम उपागम या मल्टीमीडिया अप्रोच कहलाता है। प्रश्न नंबर 22, पृष्ठपोषण यानी कि रेनफोर्समेंट का क्या अर्थ है? पृष्ठपोषण का मतलब रेनफोर्समेंट नहीं होता, पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक। रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है पुनर्बलन, तो यहां ये शब्द गलत है। पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक क्या होता है? तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो वह घटना जो किसी उद्दीपन को वैसी ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाती है या घटाती है, पृष्ठपोषण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा दी है फीडबैक की यानी कि पृष्ठपोषण की। तो वह घटना जो किसी उद्दीपन को वैसी ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया करने की संभावना को बढ़ाती है या फिर घटाती है, तो उसको हम पृष्ठपोषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, अभिप्रेरणा की आवश्यकता किसने दी? अभिप्रेरणा की आवश्यकता किसने दी? तो ये मैस्लो ने दी थी। किसने दी थी? मैस्लो ने दी। प्रश्न नंबर 24, प्रश्नावली के 2 प्रकार लिखिए। तो प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है, जिसमें प्रत्याभिज्ञान या पहचान और प्रत्यास्मरण प्रकार की होती है। प्रत्याभिज्ञान या पहचान को बोलते हैं रिकॉग्निशन टाइप और प्रत्यास्मरण को कहते हैं रिकॉल टाइप। प्रश्न 25, परीक्षण क्या है यानी कि टेस्टिंग क्या होता है? तो परीक्षण की परिभाषा लिखनी है। तो परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और उपलब्धि को व्यक्त करती है। किसको? उपलब्धि को व्यक्त करती है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षण नियोजन के प्रमुख पद लिखिए। शिक्षण नियोजन के पद क्या क्या हैं? तो शिक्षण नियोजन के प्रमुख पद निम्नलिखित है। नंबर 1 भूमिका, जिसको हम कहते हैं रोल, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, तुलना या संबंध का निर्धारण, प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट और पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन। प्रश्न नंबर 27, मुक्त शैक्षिक स्रोत का अर्थ बताइए यानी कि ओपन एजुकेशनल सोर्सेज। ओपन एजुकेशनल सोर्सेज क्या होते हैं? तो मुक्त शैक्षिक स्रोत का अर्थ है उन शैक्षिक संस्थानों से है जो प्रवेश से संबंधित अवरोधों को समाप्त करते हैं, अर्थात इन संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई आवश्यक योग्यता बाध्य नहीं होती है। प्रश्न नंबर 28, शैक्षिक दूरदर्शन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो नंबर 1 व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकास के विषय में जानकारी देकर उनको सक्रिय रूप से लेने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रेरणा प्रदान करना। और दूसरा है अनुदेशन एक प्रत्यक्ष एवं असक्त माध्यम बनाना। अनुदेशन का एक प्रत्यक्ष एवं असक्त माध्यम बनाना। अब बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की विवेचना कीजिए।
यानी कि मोटिवेशन देने वाले कंपोनेंट्स की विवेचना करनी है। विवेचना की थी मतलब किसने की थी, अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की विवेचना किसने की थी, तो वो की थी जॉन पी डिसिको ने। जॉन पी डिसिको ने। प्रश्न नंबर 2, वर्गीकरण कार्य सूचित क्रियाओं की सूची किसने बनाई, तो वो बनाई थी रॉबर्ट मेगर ने। किसने बनाई थी, रॉबर्ट मेगर ने। प्रश्न नंबर 3, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है, यानी कि जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, तो नंबर 1 वस्तुनिष्ठता होती है उनमें, वैधता होती है और विश्वसनीयता होती है, तो आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक शैक्षिक उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा से संबंधित उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर सभी, तो आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 5, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को किसने दिया, तो मानव प्रकृति की अवधारणाओं को स्कॉट ने दिया। मानव प्रकृति की अवधारणाओं को स्कॉट ने दिया। प्रश्न नंबर 6, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया, तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय आई के डेविस ने दिया। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय आई के डेविस ने दिया। प्रश्न नंबर 7, ग्लेसर के शिक्षक प्रतिमान का मुख्य पक्ष क्या है, तो ग्लेसर के शिक्षक प्रतिमान का मुख्य पक्ष है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, पूर्व व्यवहार या अनुदेशात्मक उद्देश्य, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया किसने किया, बीएस ब्लूम ने किया। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया। प्रश्न नंबर 9, रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है, तो रॉबर्ट मेगर की विधि का प्रयोग ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किया जाता है। रॉबर्ट मेगर की विधि का प्रयोग ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, अधिगम परिस्थितियों के प्रवर्तक हैं, तो अधिगम परिस्थितियों के प्रवर्तक रॉबर्ट गेने हैं। अधिगम परिस्थितियों के प्रवर्तक रॉबर्ट गेने हैं। प्रश्न नंबर 11, शिक्षण व्यवस्था के घटक हैं, तो शिक्षण व्यवस्था के घटक संप्रेषण आव्यूह, शिक्षण प्रविधियां, सहायक सामग्री, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। तो शिक्षण व्यवस्था, संप्रेषण आव्यूह, शिक्षण प्रविधियां और सहायक सामग्री। प्रश्न नंबर 12, कक्षा में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया का आधार क्या होता है, तो कक्षा में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया का आधार होता है शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, सहायक सामग्री या ये सभी, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 13, अभिप्रेरणा एक प्रत्यय है, अभिप्रेरणा एक प्रत्यय है तो कैसा है, मनोशारीरिक है, मनोशारीरिक है, तो यानी कि मोटिवेशन जो है कैसा है, मनोशारीरिक है, मनोसामाजिक, मनोशारीरिक, सामाजिक या मनोसामाजिक, तो आंसर हो जाए मनोवैज्ञानिक लिखा है लास्ट में, तो आंसर हो जाएगा मनोशारीरिक। प्रश्न नंबर 14, मानवीय मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने प्रतिपादित किया। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। प्रश्न नंबर 1, मापन चरों की कैसी प्रक्रिया है, तो मापन चरों की सतत प्रक्रिया है, सतत को कहते हैं कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअसली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 2, मापन के मुख्य कार्य साफल्य शोध और निदान है, यानी कि डायग्नोसिस है, तो मापन के मुख्य कार्य साफल्य शोध और डायग्नोसिस यानी कि निदान है। पॉइंट नंबर 3, आई के डेविस ने शिक्षक को एक प्रबंधक के रूप में माना है, यानी कि मैनेजर के रूप में माना है, तो आई के डेविस ने शिक्षक को एक प्रबंधक के रूप में माना है। तो ये सारी बातें आप, ये जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखेंगे कि आई के डेविस ने शिक्षक को एक प्रबंधक के रूप में माना है, यानी कि मैनेजर के रूप में माना है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया, तो ये दिया आई के डेविस ने दिया, तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय आई के डेविस ने दिया। पॉइंट नंबर 5, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के कितने सोपान हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के 4 सोपान हैं। पॉइंट नंबर 6, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का तीसरा सोपान क्या है, तो तीसरा सोपान है प्रोग्रेस यानी कि अग्रसरण, प्रोग्रेस यानी कि अग्रसरण। पॉइंट नंबर 7, डेविस ने शिक्षण को उच्चतम क्या माना, उच्चतम व्यवसायिक यानी कि कॉमर्शियल प्रक्रिया माना, तो डेविस ने शिक्षण को कॉमर्शियल प्रक्रिया माना। प्रश्न नंबर 8, रॉबर्ट ग्लेसर के प्रतिमान कितने हैं, 4 पक्ष होते हैं, रॉबर्ट ग्लेसर के प्रतिमान के 4 पक्ष होते हैं। पॉइंट नंबर 9,
ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक पक्ष में लिखने की विधि का विकास रॉबर्ट मेगर ने किया। किसने किया? रॉबर्ट मेगर ने किया। पॉइंट नंबर 10, शिक्षा की त्रिपदी प्रणाली का विकास किसने किया? बी एस ब्लूम ने किया। किसने किया? बी एस ब्लूम ने किया। पॉइंट नंबर 11, बहुमाध्यमों का उपयोग दूरवर्ती यानी कि डिस्टेंस संप्रेषण आव्यूह है। कैसा है? दूरवर्ती संप्रेषण आव्यूह है। पॉइंट नंबर 12, ज्ञानात्मक संकेत एक कैसा है? लिखित यानी कि थ्योरी लिखित संप्रेषण आव्यूह है। तो ज्ञानात्मक संकेत एक लिखित संप्रेषण आव्यूह है। पॉइंट नंबर 13, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा कैसी है? तो अभिप्रेरणा जो है एक मनोशारीरिक यानी कि फिजियो साइकोलॉजी मनोशारीरिक है। अभिप्रेरणा कैसी होती है? मनोशारीरिक होती है। पॉइंट नंबर 14, हर्बर्ट के 5 पदों का प्रयोग किस पर होता है? स्मृति लेवल यानी कि मेमोरी लेवल पर होता है। पॉइंट नंबर 15, रॉबर्ट मिलर का उपागम क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए यानी कि एक्टिव किसके लिए होता है? एक्टिव होता है, क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए होता है। पॉइंट नंबर 16, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय और वैध होती है, रिलायबल और वैलिड होती है। और वैलिड होती है। प्रश्न नंबर 17, शिक्षण अधिगम व्यवस्था का प्रत्यय किसने दिया? तो ये I.K. डेविस ने दिया। पॉइंट नंबर 18, शिक्षण अधिगम का ज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो B.S. ब्लूम से संबंधित है। पॉइंट नंबर 19, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान या पहचान प्रकार के पद होते हैं। तो इसमें आ जाएगा प्रत्याभिज्ञान या पहचान, जिसको हम रिकॉग्निशन या आइडेंटिटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं एवं पाठ्य वस्तु के तत्वों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट मेगर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट मेगर के द्वारा किया गया। अब बात करेंगे सत्य असत्य कथनों की। प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, B.S. ब्लूम के भावात्मक पक्ष का दूसरा वर्ग अनुक्रिया है। B.S. ब्लूम के भावात्मक पक्ष का दूसरा वर्ग अनुक्रिया है, तो बात सही है। पॉइंट नंबर 2, योग दे एवं रूप दे, योग दे एवं रूप दे, जिसको हम कहते हैं योग दे होता है समेटिव, CBSE बोर्ड में यूज करते हैं समेटिव और असेसमेंट। तो योग दे और रूप दे परीक्षा में कोई अंतर नहीं होता, तो दोनों में अंतर होता है। एक तो हर मंथली ली जाती है और एक लास्ट में ली जाती है। प्रश्न नंबर 3, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण रॉबर्ट मेगर ने किया था। तो ये बात सही नहीं है, पहले वाले भी सही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि का विकास रॉबर्ट मेगर ने किया था। तो बात सही है भाई, शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि का विकास रॉबर्ट मेगर ने किया था। पॉइंट नंबर 5, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का चौथा वर्ग बोध है। तो ये बात गलत है, बोध नहीं है। पॉइंट नंबर 6, मेगर के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही आधार माना है। तो ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 7, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं। तो सही बात है, ट्रू है। पॉइंट नंबर 8, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान में संबंध नहीं होता है। तो ये बात गलत है, संबंध होता है। पॉइंट नंबर 9, डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। तो डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, सत्य कथन है। पॉइंट नंबर 10, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, एक शिक्षक का साधारण 15 क्रियाएं, एक शिक्षक को साधारणतः 15 क्रियाएं करनी होती है। तो सही है। पॉइंट नंबर 12, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने में मानसिक योग्यता को प्रस्तुत किया था। तो यह कथन गलत है। पॉइंट नंबर 13, I.K. डेविस ने अधिगम के 5 स्वरूप का उपयोग किया। तो यह कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 14,
खोज आव्यूह एक मौखिक संप्रेषण का आव्यूह है, तो ये कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 15, अधिगम वातावरण के 4 घटकों का उल्लेख स्वास्थ्य सिद्धांत में किया गया, तो ये बात भी सत्य है। पॉइंट नंबर 16, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत मैस्लो ने दिया, तो ये गलत स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 17, निबंधात्मक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते हैं, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 18, मूल्यांकन में मापन प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो मूल्यांकन में मापन प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो बात सही है। पॉइंट नंबर 19, कार्य विश्लेषण एवं पाठ्य वस्तु विश्लेषण में कोई अंतर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 20, शिक्षा की त्रिपदी प्रणाली का विकास मैस्लो ने किया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पॉइंट नंबर 21, चरित्रीकरण भावनात्मक पक्ष का उच्चतम उद्देश्य है, तो चरित्रीकरण भावनात्मक पक्ष का उच्चतम उद्देश्य है, तो बात सही है। पॉइंट नंबर 22, निबंधात्मक परीक्षाएं वैध और विश्वसनीय होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 23, बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य दिए हैं, तो ये बात सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।